वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 148 और 148 पेज के ऊपर 19 नंबर का शीर्षक है। उक्त न्याय मत में वेदांत से विरुद्ध आशंका प्रदर्शन और अनादि प्रागभाव का खंडन। ठीक है जी, देखो भाई, अब जो ऊपर नैयायिकों का मत बताया है उसमें शंका करेंगे वेदांत से विरुद्ध, क्योंकि उनका सिद्धांत जो नैयायिकों ने बताया वह वेदांत से विरुद्ध है। अतः ऐसी शंका करेंगे, बताएंगे कि ऐसा मानेंगे तो ये दिक्कत है। और प्राग भाव जो है वह अनादि माना है नैयायिकों ने, उनका भी खंडन करना है। ठीक है, प्राग भाव को अनादि कहना उचित नहीं है। क्यों, बताएंगे इस शीर्षक में। तो देखिए, और उक्त प्रकार से अभाव का निरूपण वेदांत शास्त्र भी, ऐसा है ना, तो वेदांत शास्त्र से भी विरुद्ध नहीं। ठीक है, हम देखिए पूरी पढ़ेंगे तो देखेंगे। और उक्त प्रकार से अभाव का निरूपण वेदांत शास्त्र से भी विरुद्ध नहीं, तथापि, और है ना ये, और जगह तथापि जितना अंश वेदांत विरुद्ध है सो दिखावे है, बराबर। किंतु जितना अंश वेदांत के क्या है, विरुद्ध है, उसको अब दिखा रहे हैं। जितना अंश वेदांत विरुद्ध है सो दिखावे है। कपाल में घट के प्राग भाव को अनादि कहे है सो प्रमाण विरुद्ध है। लग गया, कपाल में घट का क्या है, प्राग भाव, नैयायिकों ने माना है ना, और उसको कैसा माना है, अनादि, तो वो प्रमाण विरुद्ध है। कह देखिए, कपाल में घट के प्राग भाव को अनादि कहे है सो प्रमाण विरुद्ध है। कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, या ते वेदांत के अनुसार ही। जितना जितना अंश वेदांत से विरुद्ध है उसको अब बता रहे। प्राग भाव को अनादि मानना वेदांत से विरुद्ध है, क्योंकि एक तो उसके लिए प्रमाण भी नहीं है, और क्या दिक्कत आती है वो बता रहे हैं। याते वेदांत के अनुसार ही नहीं, काहे थे घट प्राग भाव का अधिकरण कपाल सादी और प्रतियोगी घट भी सादी, प्राग भाव को अनादिता किस रीति से होवे। सीधा प्रश्न है। प्राग भाव का रह रहा है घट का कपाल में, जिस कपाल में घट का प्राग भाव रह रहा है वो कपाल कैसा है, सादी। घट का प्राग भाव प्रतियोगी घट, वो भी सादी उत्पन्न होने वाला, अधिकरण कपाल भी सादी उत्पन्न होने वाला है, प्रतियोगी घट भी कैसा है, सादी अर्थात उत्पन्न होने वाला है। तो उस कपाल में रहने वाला प्राग भाव अनादि कैसा हो सकता है, अर्थात नहीं। घट प्राग भाव का अधिकरण कपाल सादी और प्रतियोगी घट भी सादी है कि नहीं, घट भी सादी, प्राग भाव को, हाँ घट भी सादी, लगे इतना सादी अर्धेरा। प्राग भाव को अनादिता किस रीति से होवे, तो प्राग भाव अनादि कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा। ठीक है, और माया में सकल कार्य के प्राग भाव को अनादिता कहे तो संभव है। माया में क्या है, सबका प्राग भाव है, ऐसा मानेंगे तब तो अनादि मानना ठीक है, क्योंकि माया अनादि है। किंतु माया में सबका प्राग भाव को मान नहीं सकते, क्योंकि जिसमें प्राग भाव माना जाता है वही उस कार्य का उपादान कारण होता है। कपाल में घट का क्या है, प्राग भाव, क्यों, कपाल घट का उपादान कारण है। ठीक है, और माया में सकल कार्य के प्राग भाव को अनादिता कहे तो संभव है, काहे ते माया अनादि है, परंतु माया में कार्य का प्राग भाव मानना व्यर्थ है, बराबर। कैसे, और सिद्धांत में इष्ट भी नहीं है। माया में प्राग भाव मानना व्यर्थ है। यदि माया में प्राग भाव मानेंगे, है कि नहीं, तो क्या दिक्कत, तो कर रहे सिद्धांत के लिए भी इष्ट नहीं है। सिद्धांत मतलब वेदांत सिद्धांत, सिद्धांत में भी इष्ट भी नहीं है, उचित नहीं है। काहे थे, घट की उत्पत्ति कपाल में हो गए, अन्य में नहीं। घट की उत्पत्ति यदि माया से होती
तो माया में घट का प्रागभाव मानना ठीक होता, किंतु घट की उत्पत्ति किस में होती है? कपाल में। और माया में प्रागभाव कैसा रहेगा? क्योंकि नियम क्या है? जो चीज जहां उत्पन्न होती है वहीं पर उसका क्या रहता है? प्रागभाव। काहे थे घट की उत्पत्ति कपाल में होवे है, अन्य में नहीं। लगल घट की उत्पत्ति कपाल में होवे, अन्य में नहीं। हाँ, तैसे पट की उत्पत्ति तंतु में होवे है, कपाल में नहीं। पट की उत्पत्ति कहाँ होती है? तंतु में, कपाल में नहीं। तैसे पट की उत्पत्ति तंतु में होवे है, कपाल में नहीं। या ते घट का प्रागभाव कपाल में है, तंतु में नहीं। इसलिए घट का प्रागभाव कहाँ है? कपाल में, तंतु में नहीं है। या ते घट का प्रागभाव कपाल में है, तंतु में नहीं। तंतु में क्यों नहीं? घट की उत्पत्ति कपाल में होती है, तंतु में नहीं। अतः घट का प्रागभाव कपाल में माना है, तंतु में नहीं। उस प्रकार घट का प्रागभाव माया में नहीं मान सकते, क्योंकि उत्पत्ति घट की कहाँ हो रही है? कपाल में। तो कपाल में प्रागभाव मानना पड़ेगा, माया में तो मान नहीं सकते। बराबर। और कपाल तो शादी है, अतः उसमें रहने वाला प्रागभाव अनादि नहीं हो सकता। ये बात। जैसे पट की उत्पत्ति तंतु में हो गए, कपाल में नहीं। या ते घट का प्रागभाव कपाल में है, लग गया, तंतु में नहीं। पट का प्रागभाव तंतु में है, कपाल में नहीं। पट का प्रागभाव कहाँ है? तंतु में है, कपाल में नहीं। जाका जिसमें प्रागभाव है, ताकि तिसमें उत्पत्ति हो गए। बराबर। जाका घट का जिसमें कपाल में प्रागभाव है, ताकि घट की तिसमें कपाल में उत्पत्ति होवे, अन्य में होवे नहीं। सर्व से सर्व कार्य की उत्पत्ति मत होवे, इस वास्ते प्रागभाव का अंगीकार है कि नहीं? यदि प्रागभाव नहीं मानेंगे, नैयायिक बोलते, नैयायिक को यदि पूछेंगे तुम प्रागभाव क्यों मानते हो, तो नैयायिक बोलते प्रागभाव हमको इसलिए मानना पड़ता है। यदि प्रागभाव को नहीं मानेंगे तो जैसे कपाल से घट की उत्पत्ति होती है, वैसे तंतु से भी होनी चाहिए, किंतु होती है क्या? नहीं। क्यों नहीं होती फिर तंतु से? इसलिए कि घट का प्रागभाव तंतु में नहीं है, किंतु किसमें है? घट का प्रागभाव कपाल में है, इसलिए कपाल में ही घट की उत्पत्ति होती है, तंतु में। जाका जिसमें प्रागभाव है, ताकि तिसमें उत्पत्ति होवे, अन्य में होवे नहीं। सर्व से सर्व कार्य की उत्पत्ति मत होवे, इस वास्ते प्रागभाव का अंगीकार है। लग गया। और प्रयोजन प्रागभाव का नहीं है कि यह कहे है। लग गया। और भी क्या प्रयोजन है प्रागभाव का, बताते हैं। और प्रयोजन प्रागभाव का नहीं है कि यह कहे है क्या? कपाल तंतु आदिकन के घट पटादि परिणाम तो है नहीं। बराबर। परिणाम दो बात है, आरंभवाद, परिणामवाद, और भी है, किंतु यहाँ पर तो नैयायिकों का आरंभवाद है और सांख्यों का परिणामवाद है। दूध का दही बन जाता है, परिणाम हुआ, दूध का परिणाम हुआ दही। जहाँ परिणामवाद है वहाँ पर क्या रीत होती है कि एक बार कारण कार्य रूप में परिणत हो गया तो कारण के रूप में बसता नहीं है, कारण समाप्त हो गया, कार्य बन गया उसका। बराबर। परिणामवाद में। और आरंभवाद में ऐसा नहीं है। आरंभवाद में क्या? कारण से कार्य बन जाने पर भी कारण जू का तू रहता है, वैसा कि वैसा रहता है। कौन? कारण। किसमें? आरंभवाद में। ये दोनों का अंतर है। जैसे कपाल से घट उत्पन्न हुआ, किंतु कपाल वैसा ही अपने स्वरूप में रहकर घट को उत्पन्न करता है कि नहीं? इसको कहते हैं क्या? आरंभवाद। ठीक है। अब प्रागभाव क्यों मानना पड़ता है इनको, नैयायिकों को, वो अब बता रहे हैं। दो बात समझ में आया ना? अब देखिए आगे। और प्रयोजन प्रागभाव का नैयायिक यह कहा है क्या? कपाल तंतु आदि कन के, लग गया ना? कपाल तंतु आदि कन के घट पटादि परिणाम तो है नहीं। कपाल का परिणाम घट नहीं है, तंतु का परिणाम पट नहीं है, किंतु कपाल में घट का आरंभ हुआ है, तंतु में पट का आरंभ हुआ है। लग गया। किंतु कपाल में घट का आरंभ होवे है, वही दिया, तंतु में पट का आरंभ होवे है। लग गया।
और घट पटादि होवे तो पूर्व की नाई कपाल तंतु भी विद्यमान रहे हैं, है कि नहीं। घट पटादि होवे मतलब कपाल में घट उत्पन्न हुआ, तंतु में पट उत्पन्न हुआ, तो भी पहले की जैसे ही वैसे के वैसे रहते कौन, कपाल और तंतु, वही कह रहे हैं। और घट पटादि होवे तब पूर्व की नाई कपाल तंतु भी विद्यमान रहे हैं, बराबर रहे हैं। जो परिणामवाद हो, हाँ, जो परिणामवाद होवे तो, जो मतलब यदि ये तो वो आरंभवाद में, यदि आरंभवाद नहीं मानेंगे, परिणामवाद होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, है कि नहीं। क्या कपाल से, कपाल का परिणाम हो गया घट, तंतु का परिणाम हो गया कौन, घट। जो परिणामवाद होवे तो घटाकार को प्राप्त हुआ पाछे स्वरूप से कपाल रहे नहीं, बराबर। घटाकार को प्राप्त हुआ, घट का आकार को प्राप्त हो गया कौन, कपाल, पीछे कपाल कपाल स्वरूप में रहता नहीं, कहा परिणामवाद में। घटाकार को प्राप्त हुआ पाछे, पीछे, पाछे मतलब उत्पन्न होने के बाद, स्वरूप से कपाल रहे नहीं। तैसे पटाकार को प्राप्त हुआ पाछे तंतु रहे नहीं। पटाकार को प्राप्त हुआ कौन, तंतु, एक बार बन गया पट, पुनः वो तंतु तंतु रूप में रहते नहीं, कहा परिणामवाद में। जैसे पटाकार को प्राप्त हुआ पाछे तंतु रहे नहीं, सो परिणामवाद तो है नहीं, इस प्रकार का परिणामवाद है, किंतु वो तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि नैयायिक लोग परिणामवाद को मानते नहीं है, आरंभवाद को मानते हैं, और सांख्य लोग मानते परिणामवाद को, ठीक है। सांख्यों का यहाँ परिणामवाद, नैयायिकों के यहाँ आरंभवाद, बराबर है कि नहीं। और वेदांतियों के यहाँ विवर्तवाद, क्या है, रज्जु का विवर्त है कौन, सर्प, ब्रह्म का विवर्त है कौन, जगत, बराबर। विवर्त है मतलब अध्यस्त है, ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त है जगत, रज्जु के ऊपर अध्यस्त है कौन, सर्प। तैसे पटाकार को प्राप्त हुआ पाछे तंतु रहे नहीं, सो परिणामवाद तो है नहीं, लग गया, आरंभवाद है। कपाल जू का त्यू रहे है और अपने में घट की उत्पत्ति करे है कि नहीं, इसको कहते हैं क्या, आरंभवाद। कपाल जू का त्यू जैसे कि वैसे रहते और अपने में घट की उत्पत्ति कर देते हैं। तंतु जू का त्यू जैसे कि वैसे रहते और अपने में घट की उत्पत्ति कर देते हैं। कपाल जू का त्यू रहे है और अपने में घट की उत्पत्ति करे है। जब घट उत्पन्न हो लेवे तब भी घट की सामग्री पूर्व की नाई बनी रहे है। जब घट उत्पन्न हो जाता है तो वो भी घट की सामग्री जो कपाल, वो जैसा कि वैसा बना रहता है। तंतु में पट उत्पन्न हो गया तो भी पट की सामग्री जो तंतु, वह जैसा कि वैसा ही रहता है, लगा इतना। जब घट उत्पन्न हो लेवे तब भी घट की सामग्री पूर्व की नाई बनी रहे है। परिणामवाद में तो कार्य की उत्पत्ति हुआ, उपादान कारण रहे नहीं। किसमें, परिणामवाद में कार्य उत्पन्न हुआ है कि नहीं, तो बाद में उपादान कारण का अस्तित्व रहता नहीं है। उपादान कारण के रूप में नहीं रहा, वो घट कार्य रूप बन गया। किसमें, परिणामवाद में। परिणामवाद में तो कार्य की उत्पत्ति हुआ, उपादान कारण रहे नहीं, लग गया। काहे थे, परिणामवाद में उपादान कारण ही कार्य रूप को प्राप्त हो गए। परिणामवाद में क्या है, उपादान कारण ही क्या कार्य रूप को प्राप्त होता है। परिणामवाद में उपादान कारण ही कार्य रूप को प्राप्त हो गए, याते, इसलिए घट रूप को प्राप्त हुआ कपाल, घट की सामग्री रहे नहीं। मिल गया पंक्ति, याते घट रूप को प्राप्त हुआ कौन, कपाल, बराबर। घट की सामग्री क्या है, नहीं। किसमें, परिणामवाद में चल रहे हैं चर्चा। नीचे से तीसरी पंक्ति की, काहे थे, परिणामवाद में उपादान कारण ही कार्य रूप को प्राप्त हो गए, बराबर। याते, इसलिए घट रूप को प्राप्त हो गया कौन, कपाल। कपाल के रूप में रहा नहीं, फिर ये बात सीधी है। घट रूप को प्राप्त हो गया कपाल, घट की सामग्री नहीं ना, रहे नहीं, ऐसा लिखिए, रहे नहीं, रहती नहीं है।
हो गया। और आरंभवाद में उपादान कारण अपने स्वरूप को त्यागे नहीं। आरंभवाद में क्या अंतर है? उपादान कारण अपने स्वरूप को त्यागता नहीं है। कौन? आरंभवाद में कौन? उपादान कारण क्या नहीं करता? अपने स्वरूप का त्याग करता नहीं है। मतलब अपन जैसे वैसा बना रहता है और कार्य को उत्पन्न कर देता है। किसमें? आरंभवाद में। और आरंभवाद में उपादान कारण अपने स्वरूप को त्यागे नहीं। उपादान से भिन्न कार्य की उत्पत्ति हो गए। और उपादान से भिन्न क्या? कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। उपादान से भिन्न कार्य की उत्पत्ति हो गए है। लगा इतना? अपने स्वरूप से उपादान कारण बना रहे है और उपादान कारण जैसे वैसा अपने स्वरूप में बना रहता है। अपने स्वरूप से उपादान कारण बना रहे हैं। या ते घट की उत्पत्ति हुआ भी जू की त्यू सामग्री होने ते फेरी घट की उत्पत्ति हुई। हाँ, फेरी घट की उत्पत्ति चाहिए। ये आता है दोष किसमें? आरंभवाद में। कपाल से घट उत्पन्न हुआ और घट उत्पन्न होने पर भी कपाल जू का त्यू है ना। यदि जू का त्यू है तो पुनः उस कपाल से दूसरा और घट उत्पन्न होना चाहिए। बराबर? तंतु से पट बन गया और पट बनने के बाद भी तंतु जू का त्यू रहता है, तब वो पुनः उस तंतु से दूसरा पट बनना क्यों नहीं बनता है? बोलो। तब उस पर नहीं एक उत्तर देते बनता, किंतु इसलिए नहीं बनता है कि कपाल से घट उत्पन्न हो गया ना। बराबर? तो भी कपाल जैसे कि वैसा है, किंतु सामग्री का मतलब होता है कार्य की यावत सामग्री, पूर्ण सामग्री। घट की सामग्री केवल कपाल थोड़ी, और भी तो सामग्री है। और बहुत सारी सामग्री में से एक भी नहीं है तो भी कार्य उत्पन्न नहीं होता। सभी सामग्री चाहिए तब कार्य उत्पन्न होता है। बराबर? तो घट का उपादान घट बन जाने के बाद भी जिस कपाल में घट बना है वह कपाल तो जू का त्यू है, किंतु घट बन जाने के बाद घट का जो प्रागभाव था, जो कि घट के लिए कारण माना गया है, वो नष्ट हो गया है। कौन? घट का प्रागभाव नहीं रहा। इसलिए कपाल रूप सामग्री होने पर भी नया घट पुनः उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए हमको मानना पड़ता है क्या? प्रागभाव। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए। या ते घट की उत्पत्ति हुआ भी जू की त्यू सामग्री होने ते। बराबर? फेरी घट की उत्पत्ति चाहिए, होना चाहिए। यद्यपि एक घट की उत्पत्ति हुआ अन्य घट की उत्पत्ति में तो प्रथम घट प्रतिबंधक है। यह घट उत्पन्न हो गया तो दूसरा घट उत्पन्न इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहला उत्पन्न हुआ घट दूसरे घट को उत्पन्न करने के लिए क्या करता है? प्रतिबंध करता है। ये बात तो ठीक है। तो भी यद्यपि एक घट की उत्पत्ति हुआ अन्य घट की उत्पत्ति में तो प्रथम घट प्रतिबंधक है। बराबर? प्रतिबंधक है। घट से निरुद्ध कपाल में अन्य घट की उत्पत्ति हो भी नहीं, क्योंकि पहले घट से निरुद्ध है। कौन? कपाल। निरुद्ध है मतलब विरुद्ध नहीं। हाँ, निरुद्ध निरुद्ध पंक्ति देखिए, विरुद्ध थोड़ी शब्द है। विरुद्ध नहीं है। पंक्ति देखिए, प्रथम घट प्रतिबंधक है। घट से निरुद्ध कौन? कपाल। बराबर? घट से निरुद्ध है कौन? कपाल। निरुद्ध है मतलब क्या? उस घट ने कपाल की जगह अड़क लिया, आक्रमण कर लिया जगह पर कपाल में, तो निरुद्ध हो गया। लग गया कि नहीं? अब कपाल तो है जू का त्यू, किंतु वो स्वतंत्र नहीं है। वो कैसे? घट से निरुद्ध है, घट से बांधे हुए है। कौन? कपाल। लग गया पंक्ति? इसलिए वो कपाल नया घट को उत्पन्न नहीं कर सकते। ये तो है। देखिए पंक्ति देखिए पुनः। यद्यपि मिला ऊपर से तीसरी पंक्ति, यद्यपि एक घट की उत्पत्ति हुआ अन्य घट की उत्पत्ति में तो, मिल गया ना? अन्य घट की उत्पत्ति में तो प्रथम घट क्या है? प्रतिबंधक है। घट से निरुद्ध कपाल में अन्य घट की उत्पत्ति होवे नहीं। लग गया? तथापि बोले कि ठीक है, हो अन्य घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती, मत होने दो। नहीं को पूछेंगे, कपाल में घट उत्पन्न हुआ, बराबर? तो भी घट उत्पन्न होने पर भी कपाल जीव का त्यू है। बराबर? तो पुनः
उस कपाल में दूसरी घट की उत्पत्ति क्यों नहीं होती, ये प्रश्न। तो नहीं, ये क्या उत्तर देते हैं, दूसरी घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले घट ने कपाल को निरुद्ध कर दिया है, बांध दिया है। अतः उन कपालों की स्थिति जीव का होने पर भी वे कपाल नए घट को उत्पन्न नहीं कर सकते। बराबर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, हे नहीं, एक घट बनने के बाद भी कपाल जीव का है ना, हाँ है, नया घट उत्पन्न नहीं कर सकते, मत होने दो, कोई बात नहीं। किंतु जो घट पहले उत्पन्न हुआ है ना, उसी घट को पुनः उत्पन्न करना चाहिए उस कपाल ने। कपाल ने ये घट को उत्पन्न किया है ना, और जीव का क्यों है, तो उन कपालों ने पुनः उसी घट को क्या करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। क्यों नहीं करते बताओ? तब नहीं एक उत्तर देते, इसलिए नहीं करते, प्राग भाव नष्ट हुआ है। बात समझ में आए? देखिए, तथापि प्रथम उत्पन्न घट की फेरी उत्पत्ति हुई चाहिए। मिल गया? पहला उत्पन्न हुआ कौन है, घट, उसकी ही पुनः क्या होना चाहिए, उत्पत्ति। तथापि प्रथम उत्पन्न घट की फेरी उत्पत्ति हुई चाहिए। लग गया? जो प्रथम उत्पत्ति की फेरी उत्पत्ति माने तो पहला उत्पन्न हुआ है कौन, घट, बराबर, पुनः उसकी उत्पत्ति मानेंगे तो क्या होगा फिर, देखिए, जो प्रथम उत्पत्ति की फेरी उत्पत्ति माने तो जैसे उत्पत्ति काल में घट जब उत्पन्न हुआ था ना, उस काल में घट उत्पद्यते, यह व्यवहार हो गए, घट उत्पन्न हो रहा है, ऐसा व्यवहार होता है। फिर घट उत्पन्न होने के बाद भी यदि पुनः उसकी उत्पत्ति होगी तो ऐसा व्यवहार पुनः होना चाहिए, घट उत्पद्यते। किंतु ये व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग पहली बार नहीं होता है। जब घट उत्पन्न हो रहा था, एक बार उत्पन्न हुआ, पुनः घट उत्पद्यते, ऐसा व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। फिर क्या होता है व्यवहार, उत्पन्न घट, ये व्यवहार होता है। बाद में उत्पन्न एक बार हुआ, तो जिस समय उत्पन्न हो रहा था उस समय तो उत्पद्यते घट उत्पन्न हो रहा है, ये व्यवहार होता है, शब्द प्रयोग। और जब उत्पन्न हो गया तो बाद में उत्पन्न घट, मतलब घट उत्पन्न पहले ही हो गया, ऐसा शब्द प्रयोग होता है। पुनः उत्पद्यते घट ऐसा व्यवहार होता नहीं। यदि उन कपालों से पुनः उसी घट की उत्पत्ति मानेंगे तो बार बार घट उत्पद्यते ऐसा व्यवहार होना होता है क्या? अतः पुनः उत्पत्ति तो नहीं हो रही है, और होनी तो चाहिए, क्योंकि कपाल जीव का जीव है। ये शंका हो रही है एक मत के ऊपर, बात समझ में आई? जैसे उत्पत्ति काल में घट उत्पद्यते यह व्यवहार हो गया है, तैसे उत्पत्ति काल से उत्तर काल में भी घट उत्पन्न होने के बाद में भी घट उत्पद्यते यह व्यवहार हुआ चाहिए। लग गया? सिद्ध घट का जो आधार काल सो घट की उत्पत्ति काल से उत्तर काल है। उत्तर काल मतलब क्या? घट सिद्ध है, बन गया, उसके बाद वाला जितना भी काल उसको कहते हैं क्या? उत्तर काल। सिद्ध घट सिद्ध हो गया मतलब बन गया, उसके बाद तो जितना उसका हजारों साल भी रहेगा वो सब क्या है? उत्तर काल। सिद्ध घट का जो आधार काल है ना, सिद्ध घट मतलब बन गया घट, उसका क्या है? आधार काल है, सत्ता का काल है। हाँ, तो सिद्ध घट का जो आधार काल सो घट की उत्पत्ति काल से क्या है? उत्तर काल है। उत्तर काल किसको कहेंगे? सिद्ध घट के आधार काल को उत्तर काल कहते हैं। बराबर है कि नहीं? जैसे घट, ये देखिए घट बन गया, जब बन रहा था ना तब घट उत्पत्ति और हुआ, जब बन गया मतलब सिद्ध हो गया, तो घट का आधार काल है अभी। तो जो घट का आधार काल है ना वो सब क्या है? उत्तर काल है। अर्थात जब घट उत्पन्न हुआ ना उसके बाद वाला काल है सभी। लगा? सिद्ध घट का जो आधार काल सो घट की उत्पत्ति काल से उत्तर काल है। लग गया? सिद्ध घट के आधार काल में जब घट सिद्ध है मतलब बन गया, आधार काल चल रहा है उसका, तब व्यवहार क्या होता है? शब्द प्रयोग क्या होता है? उत्पद्यते घट, ये नहीं होता, फिर उत्पन्न घट। सिद्ध घट के आधार काल में उत्पन्न घट यह व्यवहार होए। उत्पन्न घट मतलब घट उत्पन्न हो गया, ये इसका मतलब है। और घट उत्पद्यते मतलब घट उत्पन्न हो रहा है। दोनों का अंतर समझ में आया ना? देखो भाई, सिद्ध घट के आधार काल में उत्पन्न घट यह व्यवहार हो गए,
और उत्पद्यते घट ऐसा व्यवहार एक उत्पत्ति क्षण में हो गए। बराबर, उत्पत्ति क्षण में जिस समय घट उत्पन्न हो रहा था उस क्षण में ये व्यवहार होता है। कौन सा? उत्पद्यते घट। उत्पद्यते घट ऐसा व्यवहार एक उत्पत्ति क्षण में हो गए है। लग गया? घट के आधार द्वितीय आदि क्षण में बरका, घट का जो आधार, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, चौथा क्षण, ऐसे कितने भी जाने दीजिए आगे। घट के आधार द्वितीय आदि क्षण में उत्पद्यते ऐसा व्यवहार होवे नहीं। लगे इतना? काहे थे? वर्तमान उत्पत्ति वाला घट है, यह अर्थ घट उत्पद्यते या कहने से प्रतीत हो गए। घट उत्पद्यते ऐसा कहने के बाद क्या अर्थ प्रतीत होता है? वर्तमान उत्पत्ति वाला घट, मतलब घट की उत्पत्ति हो रही है, ये बात। वर्तमान उत्पत्ति वाला घट है, यह अर्थ घट उत्पद्यते या कहने से प्रतीत हो गए। लग गया? और आगे, उत्पन्नो घट या कहने ते अतीत उत्पत्ति वाला घट है, यह अर्थ प्रतीत हो गए। दोनों का अंतरांतर हुआ कि नहीं? उत्पन्न घट, इसका मतलब क्या? अतीत काल में घट उत्पन्न हुआ है, अभी नहीं। और घट उत्पद्यते मतलब अभी अभी घट उत्पन्न हो रहा है, यह अर्थ है। उत्पन्नो घट या कहने ते अतीत उत्पत्ति वाला घट है, यह अर्थ प्रतीत हो गए। लग गया? उत्पन्न की उत्पत्ति माने तो जो घट उत्पन्न हुआ है उसकी पुनः उत्पत्ति मानेंगे तो बार बार पुनः घट उत्पद्यते ऐसा व्यवहार होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। अर्थात एक बार उत्पन्न हुआ घट पुनः उत्पन्न होता नहीं। किंतु सामग्री यदि कपाल जीव का त्यों है तो होना चाहिए, और होता तो नहीं है। क्यों नहीं होता? ये प्रश्न। पंक्ति देखिए, उत्पन्न की उत्पत्ति माने तो घट की सिद्ध दशा में भी, लग गया? घट की सिद्ध दशा में भी कोई उत्पत्ति वर्तमान रहेगी, कोई न कोई उत्पत्ति वर्तमान रहेगी। फिर अतः व्यवहार होना चाहिए शब्द प्रयोग। घट उत्पद्यते होता है क्या? नहीं। याते उत्पन्न घट में भी उत्पद्यते घट ऐसा व्यवहार चाहिए। लग गया? याते उत्पन्न घट की फेरी उत्पत्ति नहीं देखने दे, घट की उत्पत्ति की सामग्री क्या है? हाँ, नहीं रहे। नहीं शब्द नहीं वहां पर। ठीक है, देखो, याते उत्पन्न घट की फेरी उत्पत्ति नहीं देखने दे, नहीं हो रही ना, नहीं देखने दे, घट की उत्पत्ति की सामग्री नहीं रहे, ऐसा मानना चाहिए। ता और सामग्री कपाल आदि तो है, बाकी की सामग्री क्या है? कपाल है कि नहीं? फिर कौन सी सामग्री नहीं है कि जिसके कारण जो न रहने से उत्पत्ति और नहीं हो पा रहा है? ठीक, उनसे देखिए, ता और सामग्री कपाल आदि तो है, तीस घट का प्राग भाव नहीं रहे। घट उत्पन्न हुआ ना, तब उसका प्राग भाव क्या हुआ? समाप्त हो गया। 30 घट का प्राग भाव नहीं रहे। घट के प्राग भाव का घट उत्पत्ति क्षण में ध्वंस हो गए, है कि नहीं? घट के प्राग भाव का क्या होता है? ध्वंस। कब? घट जब उत्पन्न हुआ तब। घट के प्राग भाव का घट उत्पत्ति क्षण में ध्वंस हो गए। लग गया? सो घट का प्राग भाव घट की उत्पत्ति में कारण है, और घट की उत्पत्ति में कारण है कौन? घट का प्राग भाव। ताक्या भाव थे, प्राग भाव क्या भाव थे? क्योंकि प्राग भाव नष्ट हुआ है। अभाव थे उत्पन्न घट की फेरी उत्पत्ति होवे। एक बार घट उत्पन्न हुआ तो पुनः उत्पत्ति होती नहीं है। क्यों? प्राग भाव का अभाव है। अर्थात प्राग भाव का प्रयोजन क्या हुआ? फिर उत्पन्न घट की पुनः उत्पत्ति होनी चाहिए, किंतु होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? प्राग भाव रहा नहीं, इसलिए प्राग भाव मानना पड़ता है। यदि प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो पुनः पुनः उन कपालों से घट उत्पन्न होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। ताकि अभाव से उत्पन्न घट की फेरी उत्पत्ति होवे नहीं, यह प्राग भाव का मुख्य प्रयोजन है। लग गया जी? ये बात हो गई भाई। आगे क्या है? बस कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
उपनिषदे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं